नमस्कार साथियों, मैं रवि आपका रोजगार विद अ3 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, यह मेरी उम्मीद है, आशा है। तो आज मैं आ चुका हूं आपके बीच में प्रैक्टिस सेट जीएस का 3 लेकर के। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपने देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को देखते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो पिछली बार हमने भी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, उसमें एक क्वेश्चन बाई मिस्टेकली गलत हो गया था वो, तो उसको आज हम सही करेंगे। उसमें क्वेश्चन था हिस्ट्री का कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म अंतिम बार 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो इसका जो 2 भाग थे वो थे हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। तो हम बात कर रहे थे कि जो पहली बौद्ध संगीति थी वह महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर लगाई गई थी। बुद्ध की मृत्यु पर लगाई गई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। और जो दूसरी थी वो 383 ईसा पूर्व में लगाई गई थी। और जो तीसरी थी वो 255 में। और चौथी जो थी वो पहली शताब्दी में लगाई गई थी। पहली शताब्दी में ये था उसमें। तो हमने जो किया था वो 483 में किसने कराई थी? वह कराई थी अजातशत्रु ने। और दूसरी कराई थी कालाशोक ने। लेकिन हमने ये एक्सचेंज कर दिए थे, वो ध्यान नहीं रहा था, इस वजह से वो एक्सचेंज हो गए थे। पहली कालाशोक की हो गई थी, दूसरी अजातशत्रु की। लेकिन जो सही है वो 483 में पहली अजातशत्रु और 383 में कालाशोक ने चलाई थी। और जो 255 में जो तीसरी थी वो आई थी अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में अशोक ने करवाई थी। और जो पहली शताब्दी में करवाई थी वह करवाई थी कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने करवाई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये जो हुई थी पहली 483 में अजातशत्रु के समय पर, यह हुई थी राजगृह में। दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी जो हुई थी पाटलिपुत्र में। और जो चौथी हुई थी वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। किसमें? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। अच्छा, पहली शताब्दी में जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप। दूसरी में जो थे वो थे सावक मीर। और जो तीसरी में थे वो थे मोगलीपुत्र। और जो चौथी में थे वो थे वसुमित्र। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये दोनों बस एक्सचेंज हो गए थे पिछली वाली वीडियो में। बस आप इन्हीं को देख लेंगे, बाकी सब सही था। तो ये थी उसको पिछले प्रैक्टिस सेट की गलती। अब चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पर। तो आज का आपका प्रश्न नंबर 1 होगा। चाणक्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, बिंदुसार, अशोक। तो चाणक्य जो थे इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विष्णुगुप्त। आर्यभट्ट कहा जाता है इन्हें एक और नाम दिया जाता है भारत का मैकियावली। ठीक है, विष्णुगुप्त, आर्यभट्ट, भारत का मैकियावली। अच्छा, क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य।
ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर प्रधान अमात्य थे। चाणक्य जो थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, अध्यापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये जो हैं ये हैं मौर्य वंश के संस्थापक हैं। आगे देखें इनके बारे में तो इनका हम अगर शासनकाल देखें तो इनका जो शासनकाल है वह है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इनके यहाँ पर एक राजदूत आता है, आया था मेगास्थनीज। वह किसने भेजा था? वह भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। कौन? मेगास्थनीज निकेटर ने। आगे बात करें, अगर हम मेगास्थनीज की किताब देखें, मेगास्थनीज की पुस्तक देखें तो मेगास्थनीज की पुस्तक थी कौन सी? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? पाटलिपुत्र को इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है। क्या कहा गया है? पोलीब्रोथा कहा गया। इसमें जो था इसमें क्या था कि जो बुक है इंडिका, इसमें क्या बताया गया है कि 7 तो जातियां थीं। मौर्य काल में 7 जातियां थीं, 118 जनजातियां थीं, 118 जनजातियां थीं और 58 नदियों का उल्लेख है इसमें। कितनी नदियों का? 58 नदियों का उल्लेख इसमें दिया गया है, 58 नदियों का। इसमें 2 प्रकार के अधिकारी भी बताए गए हैं। एक है एस्ट्रोनोमोई और एक है एग्रोनोमोई। तो जो एस्ट्रोनोमोई है यह है उद्योग मंत्री। कौन सा? उद्योग मंत्री, जो उद्योगों से संबंधित था, उद्योग मंत्री। और जो एग्रोनोमोई है यह है कृषि, सिंचाई और सड़क मंत्री। कृषि, सिंचाई और सड़क मंत्री कौन है? एग्रोनोमोई। हमने चाणक्य काल में प्रधान अमात्य किसके में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के में थे। इनका शासनकाल था 322 से 298 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चाणक्य की बात करें तो विष्णुगुप्त आर्यभट्ट या भारत का मैकियावली। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर ने से भेजा था। तो पुस्तक जो थी मेगास्थनीज की वो थी इंडिका। पाटलिपुत्र को क्या कहा है इस पुस्तक में? पोलीब्रोथा। इस समय पर इंडिका पुस्तक में क्या जिक्र किया गया है? 7 जातियां बताई गई हैं, 118 जनजातियां बताई गई हैं, 58 नदियों का उल्लेख किया गया है। एस्ट्रोनोमोई जो है उद्योग मंत्री है और एग्रोनोमोई जो है कृषि, सिंचाई और सड़क मंत्री है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, अजमेर, कटक, जयपुर। तो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है यह है अजमेर में। कहा जाता है कि यह पहले क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय था।
जिसे किसने बनवाया था? विग्रहराज ने। विग्रहराज ने बनवाया था। विग्रहराज ने बनवाया था। और फिर ये क्या हुआ कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आगे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने क्या किया था? इसने और भी निर्माण किए, जैसे कि बात करें कुबूत उल इस्लाम मस्जिद, उल इस्लाम मस्जिद। और देखें तो इसने क्या किया था? कुतुब मीनार बनवाई थी इसने। कहाँ है ये सब चीज़ें? ये हैं दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार यूनेस्को की साइट कब बनी? कुतुब मीनार को यूनेस्को साइट 1993 में घोषित किया गया। तो संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। गुलाम वंश का संस्थापक है। और राजधानी थी इसकी जो राजधानी थी लाहौर। क्या थी? लाहौर। इसकी राजधानी थी लाहौर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1873, 1885, 1863। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना है वह हुई है 1875 में। किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जन्म होता है 12 फरवरी 1824। कहाँ? गुजरात में इनका जन्म होता है। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे गुरु विरजानंद। कौन? विरजानंद। इनके गुरु हैं गुरु विरजानंद। जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में, गुरु विरजानंद। इनकी पुस्तक है कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। क्या है इनकी? बुक है। सत्यार्थ प्रकाश क्या है? पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश है इनकी पुस्तक। सत्यार्थ प्रकाश क्या है इनकी पुस्तक। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। अगर बात आती है, अगर क्वेश्चन पूछता है आर्य महिला समाज की स्थापना की बात करते हैं। आर्य महिला समाज की स्थापना तो वो होती है कब? आर्य महिला समाज की स्थापना होती है 1883 में। किसके द्वारा? पंडित रमाबाई के द्वारा होती है आर्य महिला समाज की स्थापना। कब? 1883 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? सरकार पर, विधानमंडल, राज्य, नागरिक। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? सरकार, विधानमंडल, राज्य या फिर नागरिक? तो सही जो उत्तर होगा वो होगा नागरिक। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? नागरिक पर। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात आती है तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वां कमेंडमेंट एक्ट हुआ, संविधान संशोधन
1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। समिति थी, समिति पूछी जाती है एग्जाम में। समिति जो थी वह थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इनकी अनुशंसा की थी। और कितने सदस्य थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति में? 12 सदस्य थे। कितने सदस्य? 12 सदस्य, 12 सदस्य, 12 सदस्य थे। इस टाइम पर पीएम कौन थी? इस टाइम पर पीएम थे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 12 सदस्य थे, पीएम थी इंदिरा गांधी। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा, बच्चे की शिक्षा का दायित्व, के बच्चे की शिक्षा, के बच्चे की शिक्षा। ये कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, 2002 में। और जो मौलिक कर्तव्य थे, और जो मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आए थे, ये लागू कब हुए थे? ये जो लागू हुए हैं, लागू हुए हैं 1977, नवंबर 1977 में क्या हुए हैं? लागू होते हैं मौलिक कर्तव्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार, कोई नहीं। कानूनी अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार, कोई नहीं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार है वह है कानूनी अधिकार। सही उत्तर क्या होगा? कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। क्या हुआ था? 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 के में भेज दिया गया, जिसका मतलब है भाग 12 में भेज दिया गया। यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार था। उसके बाद में 300 के भाग 12 में इसको भेज दिया गया। किसके द्वारा? 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि देशांतर, भारत की मुख्य भूमि देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और के बीच फैली हुई है। तो आपको बताना है कि भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार कितना है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार की। किसकी? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक।
अक्षांशीय विस्तार। भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68.68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, 68 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट या 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो सही उत्तर क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। बात करते हैं हम यहाँ पर एक रेखा की। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा। कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से जाती है। अगर बात करते हैं 8 राज्यों की, अगर बात करते हैं हम 8 राज्यों की, तो कौन कौन से हैं 8 राज्य? सबसे पहले बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात। गुजरात के बाद में आता है राजस्थान। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड। झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद में आता है झारखंड। झारखंड के बाद में आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद में आता है क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम। और मिजोरम। कितने राज्यों से जाती है? त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर बात करते हैं मानक समय रेखा की, किसकी? मानक समय रेखा की। अगर बात करते हैं हम मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कितनी है? मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर है। कितने राज्यों से जाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से जाती है। 5 राज्यों से। अगर बात करें 5 राज्यों की, तो यूपी होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में होगा छत्तीसगढ़, 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 छत्तीसगढ़ के बाद में होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में होगा उड़ीसा, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु का नाम क्या है? पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु का नाम क्या है? तो ऑप्शन है मेरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप, टोंगा ट्रेंच या फिर कोई नहीं। तो आप अपना सही उत्तर देंगे। अगर मेरियाना ट्रेंच की बात करें तो ये कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में क्या है? प्रशांत महासागर में है खाई, खाई या फिर ट्रेंच, खाई, ट्रेंच या फिर गर्त, गर्त। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप। दरअसल में प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच का जो सबसे निचला भाग है, जो निचला पॉइंट है, उसे ही हम क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप कहते हैं। इसकी जो गहराई है वह है 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, 11,022 मीटर इसकी है क्या? गहराई। अगर टोंगा ट्रेंच की बात करें तो यह है सेकंड सबसे बड़ी खाई, सेकंड बड़ी खाई, सेकंड बड़ी। दूसरी सबसे बड़ी खाई की अगर बात करें तो वो है टोंगा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच है दूसरी सबसे बड़ी खाई। प्रशांत महासागर में है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच का ही निम्नतम बिंदु है चैलेंजर डीप, जिसकी जो गहराई है वह है 11,022 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये सिस्मा नहीं है।
यह है झिझिया। झिझिया निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? झिझिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आप अपना सही उत्तर देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिहार। क्या होगा? बिहार। सही उत्तर होगा बिहार। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुछ नृत्य देखें तो जैसे कि कजरी, कजरी है, रासलीला, क्या है? रासलीला, कजरी है, रासलीला है। और बात करें हम असम की तो इसमें है देवधानी, देवधानी, भोरताल, भोरताल, भोरताल। हम देखते हैं इसको बिहार को। बिहार की अगर और नृत्यों की बात करें तो होता है क्या? साम चकेवा, साम चकेवा। और क्या होता है? झिझिया है, साम चकेवा है, डोमकच, डोमकच है। मध्य प्रदेश की देखें तो होगा सैलाम डोनी, सैलाम डोनी। और क्या होगा मध्य प्रदेश की? और बात करें तो होगा गिरडा, क्या होगा? गिरडा। गिरडा किसका है? मध्य प्रदेश का है गिरडा। अच्छा, एक आता है गराडी, 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 गराडी कहाँ का है? और एक होता है गिद्दा, क्या होता है? गिद्दा। ये कहाँ का है? तो सही उत्तर दीजिए आप अपना। तो जो गराडी है ये है कहाँ का? पुदुचेरी का, पुदुचेरी। और जो गिद्दा है वह है कहाँ का? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। और गिरडा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। आपको इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। गराडी कहाँ का है? पुदुचेरी का। गिद्दा पंजाब का और गिरडा मध्य प्रदेश का। अगर बिहार की और देखें नृत्य हम तो होता है क्या? जाट जटिन, जाट जटिन, सोहराय, जाट जटिन होता है, सोहराय होता है। तो ये इस प्रश्न से हमें ये जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अब हम। तब चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न होगा सिग्मो त्योहार। सिग्मो, सिग्मो त्योहार, सिग्मो त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, बिहार। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, बिहार। जो सही उत्तर होगा वो होगा गोवा। गोवा। गोवा के अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का आता है क्या? चेराओबा, चेराओबा। मणिपुर का क्या आता है? चेराओबा। योसांग, योसांग आता है। कर्नाटक की बात करें तो पदक्कल, पदक्कल। और क्या आता है? कंबाला। कंबाला में किस पशु का प्रयोग किया जाता है? तो भैंसे का। कंबाला में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैंसे का प्रयोग किया जाता है। बिहार की बात करें तो क्या होता है? मलमास, मलमास। बिहुला, बिहुला, मलमास है, बिहुला है। बात आती है किसकी? मणिपुर में देखा हमने चेराओबा, योसंग। कर्नाटक में देखा पदक्कल और पदक्कल है और कंबाला है। बिहार में देखा हमने क्या? बिहार में देखा हमने मलमास और बिहुला, बिहुला देखा। आगे बात करते हैं हम किसकी? गोवा। अगर हम गोवा के और नृत्य देखें तो होता है क्या? वोंड्रम, वोंड्रम। और देखें साओ जोआओ, साओ जाओ। और बात करें अंगूर फेस्टिवल, क्या होता है? अंगूर फेस्टिवल। अंगूर फेस्टिवल।
और क्या होता है? संत जेवियर, संत जेवियर, संत जेवियर। वॉन्ड्रम है, सावजोआ है, अंगूर फेस्टिवल है, संत जेवियर है। अगर और देखें तो और है सनबर्न, सनबर्न है, सनबर्न, सनबर्न है, वॉन्ड्रम, सावजोआओ, अंगूर फेस्टिवल, संत जेवियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से निम्न में से कौन सी ट्रॉफी संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी या फिर संतोष ट्रॉफी? क्या है फुटबॉल से संबंधित? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ईरानी है, रणजी है या दिलीप है, ये तीनों किससे हैं? ये हैं क्रिकेट से। तीनों किससे हैं? क्रिकेट से हैं। अगर बात करें संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा संतोष ट्रॉफी। अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल का सबसे पुराना कप, फुटबॉल, फुटबॉल बात करें अगर हम फुटबॉल की, फुटबॉल का सबसे पुराना कप, फुटबॉल का सबसे पुराना कप, फुटबॉल का सबसे पुराना कप, फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है? वो है डूरंड कप। कौन सा? डूरंड कप। वह है क्या? डूरंड कप, डूरंड कप। कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 1888 से शुरू, 1888 में शुरू हुआ था। तो हमने देखा ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी किससे हैं? क्रिकेट से हैं। संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से। फुटबॉल का सबसे पुराना कप डूरंड कप जो 1888 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम है। नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, अननोन इंडियन, और मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, द रेस ऑफ माई लाइफ, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योग, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योग। तो आप सही उत्तर देंगे। उससे पहले हम देखते हैं एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योग, ये किसकी है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योग किसकी है? यह है परमहंस, परमहंस योगानंद की, परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद की कौन सी है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योग। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ में किसकी है? मिल्खा सिंह की, मिल्खा सिंह किसकी है? मिल्खा सिंह की। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन किसकी है? आई के गुजराल की, आई के गुजराल, आई के गुजराल की। बचा क्या? बचा द ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, द ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसकी? नीरज सिंह चौधरी की। नीरज सिंह चौधरी की अगर हम और भी बात करें तो उनकी है एक ए पैसेज, ए पैसेज, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड। और अगर देखें हम तो है स्कॉलर, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो हुई ए पैसेज टू इंग्लैंड। अगर हम देखते हैं किसको? ए पैसेज, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया किसकी पुस्तक है? ए पैसेज टू इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आप सही उत्तर देंगे इसका। ए पैसेज टू इंडिया किसकी है? ये है ई.एम. फोस्टर की, ई.एम. फोस्टर किसकी है? ई.एम. फोस्टर की है। क्या? ए पैसेज टू इंडिया। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी की है। ए पैसेज टू इंग्लैंड है, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, और ए पैसेज टू इंडिया किसकी है? ई.एम. फोस्टर की। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर वो क्या होगा? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर क्या हुआ था? 16 अक्टूबर,
16 अक्टूबर 1945 को FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कहाँ? रोम इटली में। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगर हम अक्टूबर के और दिवस देखें, अगर हम देखें 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। अगर हम देखें इनको तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। क्या? अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल शिक्षक दिवस। अगर देखें हम 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल बालिका दिवस। ये तो हुई इंटरनेशनल की बात, विश्व की बात हुई है। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी उत्तर देंगे इसका। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी। और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 24 अक्टूबर को बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो होगा आपका वो होगा, अगला प्रश्न होगा भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? आप सभी बताएंगे इसका उत्तर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कहाँ? भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। बात आई महाराष्ट्र की। अगर हम और देखें तो है कार्ला की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा, एलिफेंटा, कार्ला और लेनियाद्री की गुफाएं कहाँ हैं? लेनियाद्री की गुफाएं हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। कार्ला की, एलोरा, एलिफेंटा और अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? वो हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। कार्ला, एलोरा, एलिफेंटा, लेनियाद्री और अजंता। अगर झारखंड को देखें तो झारखंड में है किसकी? अंजनी की गुफा कहाँ पर है? झारखंड में है। और बिहार को देखें तो बिहार में है बराबर की गुफा। किसकी? बराबर की गुफा। किसकी है? बराबर की गुफा है कहाँ? बिहार में। तो हमने गुफाओं के बारे में चर्चा की। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जो अगला प्रश्न होगा वो होगा 2011 की जनगणना में
जनसंख्या के सही क्रम को निश्चित करता है। जनसंख्या के सही क्रम को निश्चित करता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इनके सही क्रम को दर्शाना है तो वह कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा? आप सभी उत्तर देंगे इसका। अगर बात करते हैं भारत में हम बौद्धों की। बौद्ध कितने हैं भारत में? बात करते हैं हम सिख। भारत में सिख कितने हैं? अगर बात करते हैं भारत में जैन की, जैन कितने हैं? भारत में जैन कितने हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2% और ईसाई 2.3%। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात यहाँ करते हैं भारत में बौद्ध कितने हैं? भारत में बौद्ध हैं 0.70%। सिख कितने हैं भारत में? भारत में सिख हैं 1.72%। जैन कितने हैं भारत में? जैन है 0.37%। तो ये तो रही बात परसेंटेज की। आगे बात करते हैं हम 2011 की जनगणना की। 2011 की जनगणना की। 2011 की जनगणना के आयुक्त अगर पूछे हम, 2011 की जनगणना के अगर आयुक्त पूछे जाते हैं, 2011 की जनगणना में आयुक्त कौन थे? जनसंख्या आयुक्त कौन थे? तो जनसंख्या आयुक्त थे सी चंद्रमौली। अगर बात करते हैं भारत में पहली जनगणना और भारत में पहली नियमित जनगणना क्या है? नियमित जनगणना। तो पहली जो जनगणना हुई है वो हुई है कब? 1872 में। और जो नियमित हुई है वो है 1881 में। जो 1872 में करवाई थी वो करवाई थी मेयो ने। किसने? मेयो ने। और जो 1881 में करवाई है वह करवाई है किसने? रिपन ने। किसने करवाई है? रिपन ने। तो 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। पहली जनगणना 1872 मेयो, नियमित जनगणना 1881 रिपन ने करवाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो आप सही उत्तर देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, छोटा नदी द्वीप। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है कौन सा? उमानंदा। किस नदी पर है? यह भी किस पर है? ब्रह्मपुत्र पर है। और ये दोनों ही द्वीप कहाँ हैं? दोनों ही द्वीप, ये भी और ये भी किस राज्य में है? ये है किसमें? असम में स्थित है ये द्वीप, असम में स्थित हैं। बात आई है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? यह होता है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। अगर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम देखें, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होगा? जमुना होगा। गंगा की बात देखें, गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर। और अगर हम बांग्लादेश में अगर हम गंगा का नाम देखें तो क्या होगा? पद्मा। ठीक है। यमुना की देखें तो कितनी लंबाई है? इसकी है 1376 किलोमीटर। कावेरी की कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर। पद्मा,
पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं तो कौन सी धारा बनाती हैं? मेघना। क्या बनाती हैं? मेघना बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मेघना बनाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? कौन सा घटक अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो सही है कानूनी परामर्श, विनिर्माण, चाय बागान या परिवहन। तो आप बताएंगे द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सही उत्तर होगा विनिर्माण। विनिर्माण, क्योंकि आप जानते हैं चाय बागान किस में आता है? चाय बागान आता है प्रथम क्षेत्र में। किसमें? प्रथम क्षेत्र में। प्रथम क्षेत्र में आता है। और परिवहन किस में आता है? परिवहन आता है किसमें? तृतीयक क्षेत्र में। किसमें? तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? परिवहन, चाय बागान प्रथम क्षेत्र में, और विनिर्माण किस में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा टैक्स लगाया गया? वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर, प्रतिभूति कर। प्रतिभूति लेन देन। प्रतिभूति लेन देन। तो आप सही उत्तर देंगे इसका। सही उत्तर क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है वस्तु एवं सेवा कर। भारत में कब लागू हुआ? भारत में कब लागू हुआ? भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ है। अगर आगे बात करें तो बात करते हैं संविधान संशोधन। क्या? संविधान संशोधन। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन को देखें तो था 101वां अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम बिल को देखते हैं, बिल कौन सा था? बिल था इसका कौन सा? 124वां बिल। 124वां बिल। 124वां बिल था। आगे बात करते हैं जीएसटी को लेकर के। जीएसटी लगाने वाला पहला राज्य, जीएसटी लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम। जीएसटी लगाने वाला पहला राज्य असम। दूसरा राज्य की बात करें, जीएसटी लगाने वाला दूसरा राज्य देखें अगर हम तो क्या होगा? बिहार। क्या होगा? बिहार। बिहार। अगर हम देखते हैं जीएसटी लगाने वाला भारत में अंतिम राज्य है। कौन सा? अंतिम राज्य है। अंतिम राज्य जो होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। JNK, जम्मू कश्मीर। जीएसटी को देखें तो जीएसटी के जो प्रमुख होते हैं भारत में, जो जीएसटी के प्रमुख हैं वह हैं वित्त मंत्री। कौन? वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद में अगर सदस्य देखें, जीएसटी परिषद में अगर सदस्य देखें तो जीएसटी परिषद में सदस्य होते हैं 2 तो आते हैं केंद्र से। जीएसटी परिषद में सदस्य 2 आते हैं केंद्र से और 31 आते हैं राज्यों से। तो टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं 33 सदस्य। कितने? 33 सदस्य। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, जीएसटी लागू करने वाला अगर पहला देश देखें, पहला देश जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। कब लागू हुई थी? 1954 में। कब लागू हुई है? 1954 में। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। कब लागू हुई है? 1954 में। भारत की जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है?
किस देश के मॉडल पर, किस देश के मॉडल पर आधारित है भारत की जीएसटी? तो भारत की जीएसटी आधारित है कनाडा देश के मॉडल पर। भारत कौन सा देश था? भारत कौन सा देश था जीएसटी लगाने वाला? भारत कौन सा देश था जीएसटी लगाने वाला? 161वां देश, 161वां देश था, 161वां देश था। तो आज हमने जीएसटी की बातें की हैं। लागू 1 जुलाई 2017, संविधान संशोधन 101वां, बिल 124वां, प्रमुख वित्त मंत्री होते हैं इसके, सदस्य 2 केंद्र से आते हैं, 31 राज्यों से आते हैं, टोटल 31 हो जाते हैं। पहला देश है फ्रांस 1954 में। किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर। और कौन सा भारत था जो जीएसटी लागू करने वाला देश था? वो था 161वां। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो होगा, अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग अधिक विचलन करता है? अधिक विचलन करता है। प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग अधिक विचलन करता है? वॉयलेट, लाल, हरा, पीला। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वॉयलेट। आप सभी ने इंद्रधनुष सुना होगा। क्या है? विव्योर, VIB, GYOR। क्या होता है? रेड होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, येलो, ग्रीन होता है, ग्रीन, ब्लू होता है, इंडिगो होता है और वॉयलेट होता है। तो क्या होता है इसमें होता है कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी? उसकी आवृत्ति होगी क्या? कम। आवृत्ति कैसी होगी? कम होगी। और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, उसकी क्या होगी? उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। उसकी क्या होगी? आवृत्ति ज़्यादा होगी। क्योंकि क्या होता है कि जो तरंगदैर्घ्य जो होती है वो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के। किसके? आवृत्ति के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? आवृत्ति के। तो जो इंद्रधनुष के या प्रिज्म के 7 रंग हैं, उनमें तरंगदैर्घ्य किस रंग की सबसे ज़्यादा होती है? लाल रंग की। और आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है? लाल रंग की। अगर हम वॉयलेट की बात करें तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न कौन सा है? निम्न में से कौन सा विटामिन घुलनशील है? निम्न में से कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। आप अपना सही उत्तर देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी को छोड़कर, कोई भी विटामिन घुलनशील नहीं है। तो अगर बात करते हैं हम विटामिन की खोज किसने की थी? वो की थी किसने? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। अगर बात करते हैं किसकी? विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी की बात करते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ई की अगर बात करते हैं हम, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। अगर देखते हैं हम कि विटामिन बी और सी, इन्हें छोड़कर कौन सी विटामिन बची? इन्हें छोड़कर जैसे कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी।
ये तो है घुलनशील, इन्हें छोड़कर अगर कोई भी विटामिन आती है तो वो अघुलनशील होती है। घुलनशील है ये, इन्हें छोड़कर कोई भी विटामिन आती है तो वह अघुलनशील होती है। आपका आज का होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, कितने विटामिन होते हैं, कितने विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं। इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, होते हैं। तो और आप जवाब जरूर ही देंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। आज का होमवर्क है आपका। आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न होगा, क्या होगा, भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है। अब तो हो गया है, करंट अफेयर का प्रश्न है, किस राज्य में किया जा रहा है भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा गोवा, गोवा। बात गोवा की आई है तो गोवा की बात करते हैं। गोवा के अगर हम सीएम देखें, गोवा के सीएम, गोवा के अगर गवर्नर देखें, गोवा की गवर्नर, अगर गोवा की राज्यसभा में सीट देखें, गोवा की लोकसभा में सीट देखें और गोवा की विधानसभा में सीट देखें तो कितनी कितनी होंगी, आप अपने सही उत्तर देंगे। तो सही उत्तर होंगे, गोवा के सीएम कौन है, वो हैं प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम है कौन, प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है, पीएस श्रीधरन, पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई क्या है, गोवा के गवर्नर हैं। अगर गोवा की राज्यसभा में सीटों की बात करें तो कितनी है, 1, और लोकसभा में कितनी है, 2, और विधानसभा में कितनी है, 40। गोवा, भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन गोवा में किया गया है। सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट, विधानसभा में है 40 सीट। तो आज का आपका प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए जोरों शोरों से, क्योंकि टाइम भी धीरे धीरे घटता ही जा रहा है और बहुत कम टाइम है आपके पास। मैं भी आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। करते रहिए अपनी तैयारी को। जय हिंद, जय भारत।